ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਬੈਂਡ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਲਿਬਰਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 2nd ਫਲੋਰ ਅਰੋੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ प्रभात चौक होशियारपुर। पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने आज श्री विमलांबा शक्ति संस्थान टांडा रोड नजदीक अंबर पैलेस पत्रकार बंधुओं से प्रेस वार्ता के दौरान गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद गुरु शंकराचार्य ने पंजाब प्रवास के दौरान श्री विमलांबा शक्ति संस्थान हरदो खानपुर में अपने आगमन के दौरान कोरोना महामारी के कारण आश्रम में ही प्रतिदिन प्रातःकाल 11:30 बजे और सायंकाल 6 बजे गोष्ठी का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंजाब एवं हिमाचल भर से शिष्य भक्तगण आश्रम में पहुंचकर पूज्य शंकराचार्य भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। आज पत्रकार वार्ता के दौरान द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए पूज्य शंकराचार्य महाराज जी होशियारपुर सोशल मीडिया के साथ अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता हमारी यात्रा का लक्ष्य यही होता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। उसे क्रियान्वित करने पर ही देश का कल्याण हो सकता है। इस तथ्य का प्रचार और प्रसार हमारी यात्रा का उद्देश्य होता है। कोरोना के कारण 9 महीने लगातार पुरी में था। उसके बाद प्रयाग की यात्रा हुई, फिर यहाँ की यात्रा हुई है। आगे सत्ता, लोलुपता और अदूरदर्शिता के चपेट से मुक्त कोई भी राजनीतिक दल भारत में नहीं है। चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें 98% व्यक्ति दंड फंद के प्रयोग से चुनाव जीतते हैं। 2% कुछ समझदार होते हैं, उन्हें भी सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में पड़ना ही पड़ता है। वो भी स्वरूप से अदूरदर्शी होते ही हैं। इसलिए मैंने जो एक संकेत किया कि राजनीति की स्वस्थ परिभाषा का पहले ज्ञान हो, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प हो। फिर से सुनिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। इसे क्रियान्वित किए बिना देश का उत्कर्ष हो ही नहीं सकता है। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति के सदुपयोग की क्षमता भारत में अभी भी नहीं है। फिर से सुनिए। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति के सदुपयोग की क्षमता भारत में नहीं है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, श्रम शक्ति विदेशों में जाकर विकृत हो जाती है। विदेशी उसको खरीद लेते हैं। भारत में अभी ऐसी क्षमता आनी चाहिए कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग वह देश के हित में कर सके, पूरे विश्व के हित में कर सके। अभी किसी भी प्रांत में क्षमता नहीं है अपनी इन शक्तियों का उपयोग उस प्रांत के उत्कर्ष में कर सके। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में वो क्षमता नहीं है कि मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति का देश के हित में उपयोग और विनियोग कर सके। दोनों मेरे परिचित हैं, लाडले प्यारे हैं, लेकिन एक व्यामोह विश्व स्तर पर है, विशेषकर भारत में है। जो भी उत्तम छवि वाले नेता हैं, योगी जी 28 साल से मेरे परिचित हैं और 1 वर्ष में कम से कम 1 बार मेरे पास अब तक आते रहे हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री होने वाले थे, जीत उनकी सुनिश्चित थी, तब मेरे पास आए थे। पूरी में 45 मिनटों तक बैठे थे। केवल 2 वाक्य में बोले, बाकी मेरी बातों को सुनते रहे। मोदी जी ने कहा कि ऐसा मेरा भाव है, ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि कम से कम भूल कर सकूं। मैंने कहा कि
भूल बिल्कुल न कर सकूं या क्यों नहीं कहते। उन्होंने कहा कि मनुष्य भूल स्वाभाविक है, जो आशीर्वाद संभव ही नहीं है उसको मांगूं मैं जीवन में कम से कम भूल कर सकूं ऐसा। लेकिन अभी व्यामोह यह है कि कोई भी प्रशस्त राजनेता, ख्याति प्राप्त राजनेता होता है, अपने क्षेत्र में दक्ष माना जाता है, समर्थ माना जाता है, उसे भी अब पसंद नहीं है कि व्यासपीठ, आचार्य पीठ, राजगद्दी से ऊपर कोई तंत्र सुरक्षित रहे। वे संत महात्मा आचार्यों को भी अपने प्रचारक के रूप में या अपने अधीन देखना चाहते हैं। इस व्यामोह के कारण मोदी जी हों या योगी जी हों, राष्ट्र का जिस ढंग से उत्कर्ष होना चाहिए, नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण स्वस्थ व्यक्ति की संरचना ही नहीं हो रही है। तो स्थायी रूप से राष्ट्र के हित की ओर किसी का ध्यान नहीं। नीति अध्यात्म विहीन जो शिक्षा पद्धति है, उसके कारण जागरूक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, राष्ट्रभक्त व्यक्ति की संरचना ही नहीं हो रही है। इसका मैंने संकेत किया कि स्थायी रूप से देश के हित का कोई प्रकल्प लोगों के पास नहीं है। तात्कालिक प्रकल्प बहुत से हैं और दोनों ही ईमानदार हैं, घर भरने वाले कोई नहीं है। और मोदी जी अभी विश्व स्तर पर चर्चित हैं। अमेरिका की समय जो राष्ट्रपति हैं वो तो नए हुए हैं, ट्रंप और ये दोनों समकक्ष माने जाते थे। अभी ट्रंप विजय नहीं प्राप्त कर सके। विश्व स्तर के नेता मोदी जी हैं। घर भरने की प्रवृत्ति उनमें भी नहीं है, सूझबूझ भी है। मोदी जी मेरे पास 45 मिनट बैठे थे। मैंने मनोविज्ञान की दृष्टि से उनको कुछ नहीं कहा, 3 निष्कर्ष निकाला: नमन, मिलन और दमन। मोदी जी तीनों में माहिर हैं, लेकिन जहाँ नमन करें उसका दमन न करें तो और चांद लग जाए। मोदी जी विश्व स्तर पर इसलिए ख्याति प्राप्त हैं। कूटनीति के 3 अंग हैं, नमन, मिलन और दमन। तीनों में मोदी जी माहिर हैं, दक्ष हैं। ऐसा है कि मैंने अभी कहा था आपके आने के पहले, गीता के 18वें अध्याय में समाधान पहले से प्राप्त है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। मुख्य रूप से जो वैश्य वर्ग होता था और व्यक्ति होता था, उसको कृषि, गोपालन और वाणिज्य तीनों को संभालने का दायित्व प्राप्त था। स्वाभाविक रूप से वाणिज्य, कृषि और गोरक्ष, गोपालन, पशुपालन तीनों में सामंजस्य साधता था। अभी स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, वाणिज्य का प्रकल्प उद्योगपतियों के हाथ में चला गया। उनको गोपालन और कृषि से कोई लेना देना नहीं। बीच में भगवान ने गोरक्ष शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वाणिज्य में भी गोवंश का उपयोग हो, गोमांस में नहीं, हृष्ट पुष्ट बैल इत्यादि। और खेती में भी गोबर के खाद आदि का उपयोग हो, बैल से खेती हो। बीच वाली कड़ी किसानों को भी पसंद नहीं है और वाणिज्य वाले उद्योगपतियों को भी पसंद नहीं है। बीच की कड़ी ही दोनों में संतुलन लाने में समर्थ है। मैं फिर से कहता हूँ, और व्यक्ति के अधीन था तो तीनों में सामंजस्य साधना उनका स्वभाव था। अब सामंजस्य इसमें साधा नहीं जा सकता कि सरकार के पास एक व्यामोह है, गिने चुने व्यक्तियों से मंत्रणा लेकर के किसी भी कानून को ये लोग प्रसारित कर देते हैं, बाद में विरोध होता है। अगर पहले ही जो विशेषज्ञ हैं, राष्ट्र के हितैषी हैं, उनसे संपर्क साध करके दोष और गुण की अच्छी प्रकार समीक्षा करके इस प्रकार का कोई कानून बने तो इस प्रकार का विरोध न हो। एक और संकेत करना चाहते हैं कि के नाम पर बहुत से नेता भारत में आए और जब वो शासन अपने हाथ में ले चुके तो किसानों की बात भूल गए। और भी किसान लोग भी दिशाहीन हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अर्थशास्त्र की दृष्टि से सावधान। एक प्रांत के आप 3 प्रांत बना देंगे, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक प्रांत के 3 प्रांत को विकास माना जाएगा या हरासमेंट ही हो गई जी, हरासमेंट ही हो गई है। ह्रास इसलिए है कि खेती योग्य भूमि तो बढ़ जाएगी या नहीं। और एक जिला के जब 3 जिला बना देंगे तो मार किस पे पड़ेगी, चोट। ये कलेक्टर का स्थान, इसका स्थान, ये स्थान। तो विकास के नाम पर कृषि का तो नाश हो रहा है। दूसरी बात है कि विदेशी खाद मंगवा करके, वाजपेयी जी के समय भी मैंने कहा था,
₹2 सस्ती कीमत पर विदेश से खाद मंगवाया गया। उस खाद के फलस्वरूप हमारी धरती बंजर बन गई। हमारे यहाँ देसी विधा से खाद बनाने की सारी सामग्री होने पर भी वाजपेयी जी के शासनकाल में ₹2 कम कीमत पर विदेशी खाद को मंगवाया गया। अपने खाद की फैक्ट्री बरौनी आदि बिहार में, मुझे अच्छी तरह मालूम है, वो फैक्ट्रियाँ अपनी बंद करा दी गई। तो बीच में जो एजेंट आ जाते हैं, विदेशीकरण की भावना हो जाती है, दलाल आ जाते हैं, उससे देश को बहुत क्षति है। तो हमने कहा कि दिशाहीनता सब जगह है, किसानों में भी है। गोवंश को ताक पर रखकर स्वस्थ कृषि की कल्पना आप नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि विकास के नाम पर जिला बढ़ाते जाइए, उससे भूमि पर चोट पड़नी ही है। भूमि पर चारों ओर से चोट पड़ रही, खेती और भूमि ही नहीं रह जाएगी। अमेरिका में जनसंख्या कम है और भूमि बहुत है, लेकिन वहाँ पर भी कृषि योग्य भूमि की अब कमी पड़ रही है। भारत में पहले से क्षेत्रफल, जनसंख्या अधिक है, भूमि कम है, और ये जो व्यसन विकास के नाम पर हो गया है, फैक्ट्रियाँ खोलते जाओ, एक प्रांत के 3 प्रांत बना दो, एक जिला के 3 जिला बना लो, सब चोट तो किस पे पड़ती है? खेती करेगी। दूसरी बात यह है कि हमारा जो था पशु थे, उनसे हम उचित श्रम लेते थे, हमारी परंपरा थी, उनको उचित आहार देते थे, तो हमारे चेतन जो बैल इत्यादि इनकी प्रजाति सुरक्षित रहती थी। अब जब खेती में ट्रैक्टर आदि का, ट्रक इत्यादि का उपयोग होने लगा तो गोवंश का विलोप होने लगा। ऊँट से भी खेती करते थे। अब आप राजस्थान में जाइए, 10 किलोमीटर में एक ऊँट दिखाई पड़ेगा। जब हम महायंत्रों का उपयोग करने लगे तो हमारे गांव में रहने वाले जो पशु हैं उनकी प्रजाति भी लुप्त होने लगी और वन को काटने लग गए विकास के नाम पर। जितने गांव बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उतने तो वन का विलोप होगा। तो वन्य पशु का भी विलोप हो गया गांव। इसका मतलब चेतन जो प्राणी हैं उनके लिए हम लोग अभिशाप हो गए विकास के नाम पर। जबकि हम चेतन प्राणियों का पोषण करते थे, हर प्राणी का ध्यान रखते थे, उनसे उचित हम श्रम लेते थे, उनको हम आहार देते थे। वन में रहने वाले प्राणी भी अपनी उपयोगिता रखते हैं, उनकी उपयोगिता भी है, लेकिन अब वन्य पशुओं का भी विलोप, गांव पशुओं का विलोप। तो विकास के नाम पर एक विभीषिका चल रही है। ऊर्जा के स्रोत होते हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। आज भूमि भी विकृत है, क्षुब्ध है या नहीं? कुपित है। जल भी विकृत और कुपित, अग्नि तेज भी, सूर्य चंद्र की रश्मियाँ भी आती हैं, रोशनी विकृत होकर घातक बन जाती हैं। वायुमंडल बहुत विकृत है। अभी आया था कि जनरेटर के धुएं से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। इसका मतलब भूमि भी विकृत, जल भी विकृत, तेज भी विकृत, वायु भी विकृत, और आकाश को इतना छेक लिया है कि प्रचुर आकाश भी सुलभ नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पर विभीषिका क्या चल रही? महानगरों में संयुक्त परिवार टिक नहीं सकता। संयुक्त परिवार न टिकेगा तो कुल वधु, कुल देवता, कुल वर, कुल गुरु, इन कुलाचार, कुलोचित विचार सबका लोप हो जाएगा। इसका मतलब भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बना के मनुष्यों को रख दिया। महानगरों में स्मार्ट सिटी की बात मोदी जी करते रहे, अब फिर करने लगे हैं। स्पिरिचुअल और जोड़ दिया है, काशी आदि के लिए अयोध्या आदि, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। महानगरों में शुद्ध पृथ्वी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर अवकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं। इसका मतलब मानव जीवन की जो अपूर्वता थी, सृष्टि की संरचना में जो मनुष्यों का स्थान था, मनुष्यों के जीवन का जो लक्ष्य था, उसको भुलाकर, सृष्टि रचना के प्रयोजन को ही भुलाकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का परिणाम यह विभीषिका है, अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। सबसे बड़ी कमी यह है कि जो विशेषज्ञ हैं उनसे दूरी रखना। हम लोगों से संपर्क करेंगे तो इनको होता है कि कहीं व्यासपीठ, आचार्य इनसे उत्कृष्ट न सिद्ध हो जाएं। देश भले ही रसातल में चला जाए, लेकिन ये अपने अहंकार के कारण कहीं झुकने या सीखने की क्षमता नहीं रखते। जबकि हम एक बच्चे से भी शिक्षा ले लेते हैं। बहुत हमने कह दिया। और चंगी गल तुसी पूछो प्रेमनाथ। इसका अर्थ क्या हुआ? किसान ठगे गए। अच्छा, किसान केवल पंजाब में ही है क्या? और देश में है?
मोदी जी और अमित शाह जी किसानों की रैली में संबोधन कर रहे, अन्य प्रांतों के किसान समर्थन में भी आ रहे या मौन हैं। तो प्रश्न उठता है जी कि किसान केवल पंजाब में ही है। अब पंजाब की खेती की पोलपट्टी मुझे मालूम है, बिहार उत्तर प्रदेश के श्रमजीवी अगर यहाँ ना आवें, ये तो ज़मींदार बन के शाहमशाह बन के किसान यहाँ रहते हैं। परिश्रम करने वाले कौन होते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर, प्रायः छत्तीसगढ़ के आदि के मजदूर होते हैं। उनसे सेवा ज़्यादा लेते हैं, उनको वेतन या सुविधा कम देते हैं, उनकी गरीबी का पर्याप्त लाभ उठाते हैं। बैठे बैठे किसान यहाँ पर करोड़पति होना चाहते हैं, दिशाहीन तो यूँ हैं ही। तो प्रश्न उठता है कि इसके मूल में खालिस्तान का अगर अभियान है तो देशभक्ति है क्या? खालिस्तान के नाम पे मुल्ला भी जुट गए या नहीं जी। खालिस्तान के नाम पर कदाचित मुसलमान आगे आते तो उंगली उठती। लेकिन मुझे मालूम है कि किसी के नाम पर, खेती के नाम पर मुल्ला लोग भी शामिल हो गए, वो भी तो किसान हैं। तो अभी मैंने कहा था कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना निगाह कहीं और है। और आपको पता होगा, आप लोग पत्रकार हैं, हम तो बाबा हैं बचपन के। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जब में रहे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए, एक पत्र लिखा था गुप्त, वो आप लोगों के माध्यम से लीक हो गया, चारों ओर फैल गया। अंदर की जो बात है, खालिस्तान, मुगलिस्तान, दलितिस्तान ये और दक्षिण भारत के प्रांतों को मिलाकर एक भी स्थान, खालिस्तान, मुगलिस्तान और कम्युनिस्टों का स्थान, 4-5 विभाग भारत के अंदर अंदर बन चुके हैं। दक्षिण के प्रांतों को लेकर भी एक देश बनने की स्थिति है। खालिस्तान है, मुगलिस्तान भी है और ये सब 4-5 विभाग वो लीक हो गए थे। इसका मतलब भारत अंदर से बिल्कुल जर्जर बना दिया गया। हिंदुओं को जागने के लिए तो विभाजन जो हुआ अदूरदर्शितापूर्ण हुआ। आपको मालूम होगा कि गांधी जी ने कहा कृपलानी जी आदि से, मुसलमानों को पांव पकड़ के यहाँ रखो। मुसलमान और हिंदुओं के नाम पर देश का विभाजन किया। फिर कृपलानी जी आदि से कहा गांधी जी ने, पांव पकड़ के रखो, भारत के बाहर मत जाने दो। समझ गए? अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के बाद की जो स्थिति है, जब भारत का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ तो संविधान फिर उस ढंग का क्यों बना, जैसा नहीं बनना चाहिए था। तो भारत में अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। फिर हम एक संकेत करते हैं, अब आसाम आदि की ओर चलिए, गुवाहाटी आदि की ओर चलिए, वहाँ हिंदू अधिक हैं या क्रिश्चियन आदि तंत्र अधिक हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ओर चलिए, होम तंत्र अधिक हो रहा है। कहीं कम्युनिस्ट तंत्र है, कहीं क्रिश्चियन तंत्र है, कहीं मुस्लिम तंत्र है। और हिंदुओं की हालत ये है, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी सोए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कहने को हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। हिंदुओं के आचार विचार के अनुकूल कोई शिक्षा पद्धति है क्या? शिक्षा पद्धति में तो हर व्यक्ति का मस्तिष्क क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र किसी न किसी एक तंत्र से प्रभावित है। ऊपर से वो हिंदू कहेंगे भी, अंदर की स्थिति खोखली है या नहीं? हमारा हृदय मस्तिष्क ही जब दूसरे ढंग से प्रभावित है, निर्मित है, तो कहते रहे हम हिंदू, हिंदू रह कहाँ गए? आचार विचार का भी विलोप हो गया। अच्छा, बुरा मत मानना, परतंत्र भारत में धोती पहनने वाले अधिक थे या स्वतंत्र भारत? परतंत्र भारत में हो गया। परतंत्र भारत में संस्कृत पढ़ने वाले अधिक थे या स्वतंत्र भारत में? परतंत्र भारत में। और देख ली आगे हो गया बहुत। हर